यार सलमान, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को लेके ना मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम का शिकार रहा हूँ पूरी उम्र। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? इमरान भाई, आप इसी मुल्क से पढ़कर जर्मनी में इस वक्त एक अच्छी उम्दा कंपनी में एक आला पाए की नौकरी कर रहे हैं। क्या मसला है आपको आपके एजुकेशन सिस्टम में, बताएं। यार जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला हूँ, मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मैं जर्मनी आया, और जब यहाँ पे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और सिंगापुर में यूनिवर्सिटी को देखता हूँ, तभी तो मुझे समझ आया कि गलत क्या था। फॉर एग्जांपल, मेरा सबसे पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स की जो डिवीज़न है ना, उसकी वजह से आपके पास मल्टीपल टीयर्स के एजुकेशन सिस्टम बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है जिसमें वो लोग जाते हैं आमतौर पे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। फिर आपके पास प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, उसके अंदर भी मल्टीपल टीयर्स बनी हुई हैं। आपको 2,000 रुपये वाला भी स्कूल मिल जाएगा, 10,000 15,000 रुपये वाला स्कूल भी मिल जाएगा। फिर आप और आगे चले जाएं तो फिर आपके पास आ जाता है ओ लेवल, ए लेवल्स। तो आपके पहले ही स्टूडेंट्स बहुत कम जा रहे हैं स्कूल, और जो जा रहे हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा डिवीजन है, यानी कि आपकी एजुकेशन एक तरह से बिक रही है। इमरो देखें, हर माशरे में ये तो होता है, लेवल्स होते हैं, इसको हम नहीं कह सकते। यूरोप में भी आप देख लें कि स्टेट के स्कूल हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, उसके बाद आप अगर अपने बच्चों को मजीद पढ़ाना चाहते हैं, मजीद उन पे एफर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ट्यूशन्स भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली हर एक अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो हैं स्कूल्स, उनमें डिफरेंसेस हैं, और प्राइवेट में भी मल्टीपल। और आपने ये जो 2000 और 10-15 हज़ार की बात की है ना, ये शायद बहुत पुरानी बात है। अब जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की फीस है वो 20 से 25 हज़ार से शुरू होती है, और जो अच्छा मतलब सेम ब्रांड के स्कूल्स के 2 से 3 वर्जन हैं। जैसे आप बीकन हाउस ले लें, तो बीकन हाउस है, या एलजीएस लाहौर ग्रामर स्कूल है, उसका एक नॉर्मल लाहौर ग्रामर स्कूल है, उसकी 25 से 30 हज़ार फीस है। फिर एक हाई टीयर का एलजीएस है या हाई टीयर का बीकन हाउस है, उसकी 40 से 50 हज़ार फीस है। और हर स्कूल जो लाहौर के, मैं अगर बात करूं तो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना, डिफेंस के स्कूल की बीकन हाउस की 40 हज़ार फीस होगी, जौहर टाउन के स्कूल की शायद 25 से 30 हज़ार होगी, या मतलब टाउनशिप जो है, मतलब पुराना लाहौर का इलाका है, उधर की फीस शायद 20 हज़ार होगी। तो ये फर्क तो है, तो इसका तो मैं मानता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या पब्लिक से? यार मैं अपनी जो है ना प्राइमरी तक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा था। उसके बाद मुझे सेकेंडरी से जो है ना वो एक पब्लिक स्कूल में डाल दिया गया था, जो कि बेहतर, रिलेटिवली बेहतर पब्लिक स्कूल था, क्योंकि वो वैसा स्कूल था जो एक ज़माने में, आपको याद है, भुट्टो के दौर में नेशनलाइज कर दिया गया था इंस्टीट्यूशंस को, तो वो अच्छा। उनमें से था। तो वो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल था, विच इज़ नॉट नॉर्मल इन पाकिस्तान। अच्छा, एक मसला ये भी होता है ना कि अब अगर आप अपने बड़ों से बात करें कि यार प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई बेहतर है, ज़ाहिर है जितने पैसे आप ज़्यादा देंगे पढ़ाई बेहतर है, और पब्लिक स्कूल्स में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, टीचर्स ही नहीं आ रहे होते, गोस्ट स्कूल्स हैं, आ रहे हैं तो फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, फर्नीचर है तो टीचर अच्छे नहीं हैं, तो वो हमें बताते हैं कि यार उन्होंने कितनी स्ट्रगल की थी, वो देखो वो भी तो पब्लिक स्कूल पर पढ़ा हुआ था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? ऐसे ही है, वालद साहब कहा करते थे कि मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ 9-9 मील तुर के जाते सी। यकीन करें, ये नहीं उन्होंने कह दिया कि दरमियान में नदी भी आती थी, उसमें हमें तैर के जाना पड़ता था। या अभी जो, शुक्र अल्लाह का कि वो नॉर्थ पाकिस्तान वाले इलाके में नहीं रहे, वहां पे आपको पता है वो केबल कार पे भी स्कूल में बच्चे जाते हैं। फिर वरना उन्होंने कह देना था कि एक दिन हमारा जो है ना केबल कार भी अटक गई थी, हम 8-10 घंटे लटके रहे ऊपर, पाक फौज का हेलीकॉप्टर भी मंडलाता रहा कुछ 4-5 घंटे। ये वाकयात नहीं हुए, लेकिन ये 9-9 मील, 5-5 मील पैदल चल के जाना धूप में, ट्रायथलॉन और कर रहे स्ट्रीट, हैं स्कूल जाते हैं। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़ना, या आपने घर आके घर वालों की भी मदद करनी, या वालद साहब के साथ आपने कारोबार में भी जाना, ये चीजें तो मैंने सुनी हुई हैं ऑफ कोर्स। तो ये मेरा ख्याल है जस्टिफाइड नहीं है। जाहिर है हर दौर की कुछ और डिमांड्स होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके खानदान में कोई ऐसा इंटेलिजेंट कजन निकल आए जो पब्लिक स्कूल का पढ़ा हो, और उसने अच्छे मैट्रिक में नंबर ले लिए हो, और उसके अल्लाह बाद माफ़ आप करे, प्राइवेट स्कूल में? वो कोई अब्बू के कोई ना कोई दोस्त निकल ही आते हैं जिन्होंने पब्लिक स्कूल सिस्टम से पढ़ा होता है, और वो या तो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर होते हैं, या वो कुछ ना कुछ बहुत अब ज़बरदस्त कर रहे होते हैं, और फिर हमें ही समझाया जाता है बेटा जिन्होंने कुछ करना होता है ना, वो दरियों पे बैठ के भी पढ़ के बन जाते हैं। तो या ये जो है ना देखिए, कॉन्सेप्ट। आप माने ना माने, ये बात तो मैंने अपने बच्चों को करनी है।
ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ दरी वाले स्कूल से। मैंने मैट्रिक एग्जाम जो है फुटबॉल ग्राउंड में जमीन पर बोरी बिछा के दिए हुए हैं। हाँ। और हो ना हो मैंने ये बात करनी है कि भाई तुम लोगों को मुयस्सर हैं आला पाए के प्राइवेट स्कूल और ब्ला 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 ब्ला, और हम पढ़े हुए हैं दरियों वाले, और देखो मैं वहां पढ़ के भी जर्मनी हुआ है और मैंने आला तालीम भी हासिल की। तो ये आप मुझसे हक ना छीने, मेहरबानी अच्छा, करें। चलें, ये तो एक स्कूल का टियर सिस्टम हो गया ना, इसकी बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट सिस्टम में आपके साथ पढ़ाई का जो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इस पे तो मुझे इतनी आग लगती है। पता नहीं कितने इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ इस वजह से मैट्रिक या इंटर के बाद पढ़ाई से उकता जाते हैं या छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनसे रट्टा नहीं लग रहा होता। और हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट में मेमोरी को टेस्ट किया जा रहा होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, स्टे विद मी। फॉर एग्जांपल, आप मैथमेटिक्स में आपका जहन बहुत शार्प है, लेकिन मैट्रिकुलेशन सिस्टम में आपको उसमें भी रट्टा लगाने का बताया जा रहा होता है। आपको सवालात याद कराए जा रहे होते हैं, डेरिवेशंस फिजिक्स में याद कराई जा रही होती हैं। उनके पीछे क्या चल रहा है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी साइंस क्या है, वो आपको नहीं समझाई जा रही होती। यानी आपकी फिजिक्स में भी मेमोरी टेस्ट हो रही है, मैथमेटिक्स में भी मेमोरी टेस्ट हो रही है, आपकी लिटरेचर में मेमोरी टेस्ट हो रही है। वो आपको याद है जब उर्दू के एग्ज़ाम्स दे रहे होते थे तो पता होता कि यार यही चंद गज़लें हैं जिनमें से कुछ ना कुछ आना है, या यही शोरा हैं जिनके बारे में आपने लिखना है। वो रट के लोग जाते थे, जिसके नोट्स अच्छे होते थे, जिसका रट्टा अच्छा होता था, वो अच्छा स्कोर कर लेता था। इसमें लिटरेचर कैसे चेक हो रहा है? इम्ब्रो देखें, बात सीधी सी है कि आपने मैथ की बात की, रट्टे की बात की। अनदर डे पास्ड एंड आई डिड नॉट यूज दिस मसला फिसागोरस। तो मुझे उस वक्त रट्टा लगवाया गया क्योंकि टीचर्स को पता था कि इस इंसान की जिंदगी में इसने कभी ये मसला फिसागोरस इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो भाई इसको रट ले। उसके बाद दूसरी बात है सैंपल पेपर्स की। आप सही कह रहे हैं कि मुझे जो एक एज था वो ये था कि मैट्रिक के दिनों में मैं शायर बन गया था अपने तई। तो फिर मैंने जब शेरों की तशरीह किया करता था तो फिर मैं उधर बैठ के अपने ही शेर बना के लिखाया करता था, इसलिए मेरे मैट्रिक और एफएससी में उर्दू में नंबर अच्छे आ गए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये रट्टे जो हैं इन्होंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे या आपको शायद इसका पता नहीं चलता तब तक जब तक हम मुल्क से बाहर ना निकलते। हम मुल्क से बाहर निकले, हम वहाँ मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे कि आपने सिंगापुर से पढ़ा है, फिर आप जर्मनी में रहे। मैं अपने बच्चों को जर्मनी में स्कूल्स में भेजता था और फिर उनकी जब हम स्टडीज का कोर्स वर्क देखते थे तो हमें अंदाजा होता था कि देयर इज अ बिग डिफरेंस, कि रट्टे जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में लगाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक एफएससी तक चल रहा होता है, और एफएससी के बाद भी यूनिवर्सिटीज में मेरा ख्याल है कि तो रट्टा सिस्टम है बहुत सारी जगहों पे। एग्ज़ाम्स का देख लेना। एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आप जाते हैं एग्ज़ाम में, आप लिखना शुरू करते हैं, वो टीचर जो है वो तोल के नंबर दे रहा होता है। इसने 5 शीटें भरी हैं, इसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इसने 2 भरी हैं। अंदर बेशक गाने लिख के आ रहे हो या किसी मूवी की कहानी लिख के आ रहे हो। और मेरे साथ तो एक इमरान बार भाई ऐसा मुझे भी तो हुआ है, मेरे साथ तो एक बार हम्म, ऐसा भी हुआ है सलमान, कि मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकला हूँ, 2 क्लास के ज़हीन बच्चे ये बहस कर रहे हैं कि इसका आंसर 5 था या 7.5, और मैं सोच रहा हूँ मैं तो अफ्रीका लिखा हूँ। क्या बात है, वेरी गुड इम्ब्रो। आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरे साथ जर्मनी में ऐसा हुआ, एक मैं एग्जाम दे के निकला हूँ और मुझसे मेरी क्लास फेलो रोमानिया की वो पूछती है कि तुमने छठे क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। मैंने कहा क्वेश्चन तो 5 ही थे, और ये सच्चा वाकया है, ठीक है। मैंने कहती नहीं छठा भी था। मैंने कहा छठा कहाँ था, कहती सातवें के साथ। मैं उधर परेशान हो गया, मैं भागा गया टीचर के पास और मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है। फिर उसने मुझे दिखाया क्वेश्चन पेपर, उसकी बैक साइड पे 2 क्वेश्चन थे। अब मैं हम्म। उससे लड़ रहा हूँ, मैं बहस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि देखो तुमने 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं ना उनके नीचे स्पेस दी हुई है, तो मतलब हाउ वुड आई नो के इधर मैंने पलटना भी है, तुम नीचे बंदा पीटीओ ही लिख दो कि प्लीज टर्न ओवर करके कुछ। अब वो उसको मैंने ऐसे मनाया, उसकी ऐसे मिन्नत है कि आपको पता है हम देसी लोग मिन्नतों के तो माहर होते हैं, और प्रोफेसर को मैंने मना लिया। और उसी स्नाह में 3-4 और मेरे जैसे ना इंडियन पाकिस्तानी जमा हो गए, और उनको भी एहसास हुआ कि वो भी छठा सातवां छोड़ आए हैं। तो फिर हम सब ने जब प्रोफेसर को मनाया तो उसने कहा ठीक है ठीक है, 5 मैं चेक करूंगा तुम लोगों के क्वेश्चन, उनकी एवरेज छठे सातवें में मैं लगा दूंगा। ओह, ठीक है, तो ये हमें फायदा हो गया। तो बड़ी ये बात बात है। तो आपकी ठीक है कि भाई ये होता है, ऐसा तो होता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जहर मुझे वो स्टूडेंट लगता था जो एग्जाम में सबसे पहले हॉल में बैठकर एक्स्ट्रा शीट मांग लेता था। अब ओह, देखें, और मैं मोटी मार्कर कटी हुई जो लेके जाता हूँ और फिर मैं वो खुश खत करके उसकी प्यार से, मैं हाँ, हेडिंग्स, हाँ रंग उन्वान बिरंगी। लिख रहा होता था।
हम रंग बिरंगी, तो इसी के नंबर मिलते थे। माशरत-ए-उलूम में मेरे एफएससी में 47 नंबर थे 50 में से, और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ वो प्रोफेसर कि मेरे 3 नंबर उसने काटे कहाँ से। मैं बहुत खूबसूरत करके आया हूँ, यकीन करें। अब देखें ना, पाकिस्तान में आपने बात की क्लासिफिकेशन की, लेवल्स की, उसमें अब बात आ जाती है कि मैट्रिक, एफएससी और ओ लेवल, ए लेवल। अब उसमें मेरी पिछले दिनों किसी दोस्त के साथ बहस हो रही है कि वो मुझे ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो आपने ओ लेवल, ए लेवल नहीं करवाना, आपने मैट्रिक और एफएससी करवानी है, क्योंकि वो मैट्रिक क्यों? और एफएससी में, यार देखे ना, अब उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो कह रहा है कि मैट्रिक और एफएससी पाकिस्तान में इसलिए जरूरी है क्योंकि मैट्रिक और एफएससी में जो रगड़ा लगता है ना स्टूडेंट्स को, ओ लेवल और ए लेवल में तो बच्चों को मतलब चिल मॉल में डाला होता है। ओ, किधर अब बैठ के किससे सुन रहे हो? कौन तुम्हें सुना रहा है? ये कहाँ से ला रहे हो ये? हमने तो नहीं ब्रो, सुना मेरी क्या। जो अभी रिसेंटली डिस्कशंस हो रही होती हैं ना, वो चाहे कि खोखे पे या हमाम में बैठकर, और जब हमाम में नाई मेरी खत बना रहा होता है और उसने रखा होता है उस तरह मेरे गले पे, तो फिर जाहिर है जो बोल रहा होता है मुझे उसकी हाँ में हाँ मनानी पड़ती है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब नहीं। ये बात मैं, यकीन करें, बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि लोगों के जहनों में ये है कि पाकिस्तान में एफएससी इसलिए करवानी चाहिए, वरना ए लेवल और ओ लेवल के बाद ना बच्चे आगे एफएससी और यूनिवर्सिटी में नहीं चलते। अब खैर मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल में ए लेवल्स और ओ लेवल्स में रट्टाफिकेशन थोड़ा कम है। अब थोड़ा आना शुरू हुआ है, लेकिन मैंने जनरली स्पीकिंग उनका जो एप्टीट्यूड देखा है ना पढ़ाई की तरफ, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ चलते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप की जाती हैं। हमारी तरह नहीं कि यही एक्सरसाइजेज हैं मैथ्स की, इन्हीं में से कुछ आएगा। वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी होती है। तो ऐसे चाय के खोखों पे बैठ के अपने आप आइडियाज़ ना बनाया नहीं करें। नहीं ब्रो, ये मैं बात नहीं मानूंगा आपकी, क्योंकि मेरा जर्मनी में एक दोस्त है, उसने ए लेवल किया हुआ है, उसने मुझे बड़ा टाने की कोशिश की अपने इस जस्टिफिकेशन से, मैं तब भी नहीं माना था। अभी वो मेरी पॉडकास्ट ना देख रहा हो, मैं अब भी नहीं मानूंगा बस। अच्छा चलें, ये बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अगला पॉइंट जो आप ला के सामने ला रहा हूँ ना, उसकी आप ज़रूर एग्री करेंगे। वो ये है कि हमारी हर चीज़ में एडहॉकिज़म होता है। हमारी पॉलिटिक्स में एडहॉकिज़म है, हमारे कारोबार में एडहॉकिज़म है, हमारे तमाम मामलात में एडहॉकिज़म है, और वही एडहॉकिज़म आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी नज़र आता है। फॉर है एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे साल की छुट्टियों का स्केड्यूल क्या है। रात को हम्म, 9 बजे बैठ के डिसाइड हो रहा होता है कि कल इकबाल डे की छुट्टी होनी है कि नहीं होनी। वैन वाले को ये नहीं पता होता कि यार सुबह मैंने वैन निकालनी है नहीं निकालनी। अम्मा परेशान है कि बच्चों का लंच पैक करूं कि नहीं करूं, सुबह उठना है कि नहीं उठना। तो यार ये क्या एडहॉकिज्म है, पहले से क्यों नहीं बता ब्रो, सकते। देख, इसके बारे में शायर कह गया है हाँ हाँ। कि मुझे अब एग्जैक्ट शेर याद नहीं है, अगर कोई शायर सुन रहा है इरशाद। तो वो उसकी तस्हीह कर दे कि तुम्हारे अचानक या यकदम आने की खुशी ही कुछ और होती है, हमें बादे सबा की मुखबरी अच्छी नहीं लगती। देखें, हाँ। जब रात को या एक दिन पहले अनाउंस होता है ना कि कल या परसों छुट्टी है, अब उसकी आप खुशी इमेजिन कर सकते हैं, जो बच्चे उछल रहे होते हैं उस बात पे और इतनी खुशियां लूट रहे होते हैं। अब जैसे लाहौर का वाकया मैं सुना रहा हूँ कि अभी दाता गंज बख्श हजवेरी का उर्स रखा गया है 3 दिन का, और एक दिन पहले अनाउंस हुआ है कि जी कल उर्स के दिन की छुट्टी है, और इवन दाता साहब को भी नहीं पता था कि सुबह उर्स की उनकी छुट्टी कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये यकदम खुशी का बायस बनती हैं। अब ये यकदम खुशी, मेरा ख्याल है ये शायद एडहॉक प्लानिंग ओ इसी भाई, वजह से। मेरे यहाँ पे ना जर्मनी में लोग अपनी साल की 2 साल की छुट्टियां पहले से प्लान करके रखते हैं। उनको पता होता है हमने अपने इवेंट्स कब प्लान करने हैं। अभी मेरे भांजे की शादी थी, डेट सेट करनी है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या डेट रखें। वो कह रहे हैं हमारे बच्चों के एग्ज़ाम पता नहीं दिसंबर में होंगे या नवंबर में होंगे। अब हमने डेट रख ली, पता चला वो दिसंबर में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अब वो सारी प्लानिंग रोक के बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं कब अनाउंसमेंट होगी, अचानक हो जाएगी और अचानक सब कुछ हो जाएगा। ओ यार, इस तरह काम नहीं होता। अब आपको पता है यहाँ पे तो आपको अगर स्कूल गोइंग बच्चा जो है वो स्कूल डे में, नॉर्मल वर्किंग डे में आपको बाहर अगर नज़र आ जाए तो वो पुलिस बुलाई जा सकती है। जर्मनी में मेरे बच्चे पढ़े हैं और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और मेरी बेगम हमेशा से बहुत नींद के रसिया थे। सुबह जल्दी उठना तो इम्पॉसिबल सी बात थी। तो बेटा पहले दिन जब हम स्कूल दाखिल करवाने गए हैं, तो उनकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है ना, जिसमें सारे पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चों को तो हम घर छोड़ के आए हुए थे, तो टीचर को बताया गया है, टीचर्स ने जो हमें पेरेंट्स को बताया है कि भाई सुबह 8 बजे गेट बंद हो जाएगा स्कूल का, 8 बजे के बाद कोई बच्चा एंटर नहीं हो सकता। 8:15 बजे जब हम हाजिरी ले चुकेंगे और हमें पता चलेगा कोई बच्चा स्कूल नहीं आया, तो हम सबसे पहले उस नंबर पे फोन करेंगे जो पेरेंट का हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है।
वो फोन नंबर नहीं उठाया गया तो हम दूसरा फोन करेंगे गार्डियन को, अगर वो भी नहीं उठाया गया तीसरी कॉल जाएगी पुलिस को, फिर वो आएगी आपके घर और बेल देगी। सर यकीन करें ये बात सुनी है, उसके बाद 4 साल मेरा बेटा स्कूल गया है, 2 साल मेरी बेटी स्कूल गई है, एक दिन भी लेट नहीं। नहीं, एक बार तो तो ये आप खौफ स्कूल है। डेज में बच्चों को पाकिस्तान भी लेके गए ना, वो कैसे फिर आप ले गए थे? हाँ ये बात जो है ना वो मुझे, ये था कि आपको पता है कि जो यूरोप में छुट्टियां होती हैं ना वो खास तौर पे उस सूबे की इस तरह अलाइंड होती हैं कि हर बंदा ही छुट्टियों पे ट्रैवल करना चाहता है, तो आपकी जो फ्लाइट टिकट्स होती हैं ना वो बहुत महंगी हो जाती हैं। अब मैंने ये देखा कि जब पाकिस्तान मैंने आना था दिसंबर की छुट्टियों में, तो मैं देख रहा हूँ कि जब छुट्टियां बच्चों के स्कूल की शुरू हो रही हैं टिकट्स बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर मैं वही फ्लाइट टाइम 2 दिन पीछे ले आऊँ ना तो टिकट में मुझे 200-250 यूरो का फ़र्क पड़ रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब ये मैं करवा लेता हूँ टिकट। अब मैंने वो टिकट करवा ली। अब उसके बाद मैंने ये ज़िक्र कर दिया अपने किसी को मिस्री दोस्त से, तो उसने मुझे कहा है कि तुम्हें पता है कि तुम अपने बच्चे को छुट्टी एक्चुअल जो हॉलिडे है उससे 1 दिन पहले भी नहीं लेके जा सकते, एयरपोर्ट पे वो पकड़ लेंगे। और मैंने कहा चल एवें पता नहीं क्या बातें कर रहा है। लेकिन उसने फिर मेरे साथ एक न्यूज़ शेयर की जिसमें बाकायदा म्यूनिख एयरपोर्ट पर एक फैमिली को रोक लिया गया कि आपका बच्चा इस वक़्त स्कूल में होना चाहिए, आप नहीं लेके जा सकते इस बच्चे को। तो उनकी फ्लाइट में उनको नहीं बैठने दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। अब मैंने इस बात को सीरियस लिया, मैंने बच्चे के टीचर से बात की, और क्योंकि बच्चा मेरा अभी इब्तदाई जमात में था तो उसने कहा ठीक है मैं इस दफ़ा तुम्हें 2 छुट्टियाँ दे देती हूँ, उसने मुझे लिख के दिया। और बाकायदा जब हम एयरपोर्ट पे गए और वो पासपोर्ट कंट्रोल पे हमें उस बंदे ने कहा, इवन दो कि मैंने उससे कोई बात शुरू नहीं की, उसने कहा कि आपका बच्चा जो है ना इस वक़्त साढ़े 6-7 साल का है, ही शुड बी इन स्कूल। तो ये स्कूल क्यों नहीं है? मैंने कहा क्योंकि हमने स्कूल से छुट्टी ली है, तो कहता है मुझे स्कूल की छुट्टी का सर्टिफ़िकेट दिखाओ। फिर मैंने उसको हाँ। दिखाया है तो उसने जाने दिया, वरना हम तो वापस आ जाते, 200 यूरो बचाने के चक्कर में मेरा 2 ढाई हज़ार लग जाना था उधर। तो आपकी जो पहली बात थी ना कि एडहॉक, उस पे भी मैं एक बात करना चाहूँगा। देखें हमारे यहाँ शादियों का जो हुस्न है ना वो हल्की-हल्की नोक-झोंक और बढ़ती हुई लड़ाइयाँ हैं। देखें अगर आपकी शादी किसी की हो रही है और ख़ानदान में उन्हीं दिनों किसी के पेपर निकल आए और फिर वो उस पे नाराज़गी और ख़फ़गी का इज़हार करे कि ये तुमने दिन रख दिए हैं, मेरे बच्चों के पेपर हैं, इन्हीं लड़ाइयों की वज़ह से वो हुस्न पैदा होता है। और हाँ। अक्सर औक़ात जो है ना आपको पता है कि घर में जो ताया-बड़ा या फूफो-बड़ी जो है ना, जब उनको कोई वज़ह नहीं मिल रही होती ना लड़ाई की, तो फिर वो क्या करती हैं वलीमे वाले दिन या बारात वाले दिन ना सुबह-सुबह जल्दी तैयार होके छत पे चढ़ जाती हैं। उसके बाद उन्होंने एड़ी वाली जूता पहना होता है और वो ठक-ठक करके चल रही होती हैं। नीचे से कोई बोलता है कि ऊपर कौन है? तो फिर वो कहती हैं, "ले अब हम कौन हो गए?" वो इसी बात पे लड़ पड़ती हैं, देखें। अब ये बात पाकिस्तान में इसलिए फिट बैठती है कि आप यहाँ पे 1 साल 6 महीने पहले अपनी अगर ट्रिप्स की प्लानिंग कर लें गोरों की तरह, तो फिर आपकी ट्रिप में शामिल हो जाएँ आपकी फूफो, अपने बच्चों समेत, खाला, अपने खानदान समेत, फिर आप क्या करें? आपकी कहाँ रह जाए वेकेशन? तो इसलिए यहाँ की हुकूमत ने एड हॉक रखा हुआ है कि यकदम प्लान बने और उसके बाद आप टिकट और पहुँच जाएँ, फिर आप अपने जो रिश्तेदारों को कह दें कि भई यकदम ही बना है प्रोग्राम, इसलिए हम आपको नहीं साथ लेके जा सके। हद है यार। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक पे। जी, पेरेंट्स जी। जब अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो कहते हैं कि अब सब कुछ स्कूल से ही सीखना है। यानी एजुकेशन तो स्कूल वाले सिखाएं, तरबियत भी वही करें बच्चों की, और हर चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आपको क्या लगता है, आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, ये एक्सपेक्टेशन ठीक है? क्या आपकी भी ये नहीं एक्सपेक्टेशन है कि देखे ना सारे सब क्यों नहीं कुछ? सीखना स्कूल से, वी आर पेइंग अ लेग एंड आर्म। तो अब उनको इतना तो उनका बनता है ना कि वो हमारे बच्चों को सिखाएं स्कूल में। अब देखें ना हम उनको स्कूल में भेज के तो हम थोड़ा सुकून का सांस ले रहे हैं, तो हमने ही अगर उनको घर में पढ़ाना है तो फिर इतनी फीसें दे के हमने स्कूल में क्यों भेजना है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर यही है, यहाँ पर जो है ना वो क्लासिफिकेशन है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो तो डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा स्कूल से जो सीख के आएगा वही आएगा। जो पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भाग दौड़ में उनके पास बच्चों के लिए टाइम भी नहीं है, वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्कूल से सीख के आएगा। लेकिन जो मतलब मुतवसत तबका है हमारे जैसा, अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास या इस तरह के, तो वो उनको पता होता है कि भाई घर पे भी बच्चों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हम सिर्फ स्कूल से एक्सपेक्ट नहीं। तो मैं पर्सनली और मेरी वाइफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बच्चे सारा कुछ स्कूल से ही सीख के आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि घर में भी उनकी, और बाकी आपको पता है स्कूल में वो एजुकेशन तो ले सकते हैं, कुछ तरबियत ले सकते हैं, लेकिन जो असली तरबियत है वो हमने घर में ही देनी है। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे अब होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो जाता है ना, तरबियत के नाम पे बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन है स्कूल सिस्टम में, जहाँ पर बचपन में हमने भी स्केल्स खाए हैं, हाथ पे चेयर बन के खड़े रहे हैं, सज़ाएं मिलती हैं।
तो ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे जर्मनी के अंदर इस तरह बच्चों को सजाएं दी जाती हैं। नहीं, पाकिस्तान में तो ये आम रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है अब शायद वो हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियां हैं कि मार नहीं प्यार वाली। वरना हमारे तो हमने इस तरह की भी खाई हुई हैं इमरान भाई, कि हम खुद दरख्त से वो अपने लिए वो एक मोटा तना या शाख तोड़ के लाते थे जिससे हमें मार पड़ती थी। या मैं मदरसे में पढ़ता था तो वो पाइप होता है ना जो पानी वाला, तो वो फिर जब गुम जाता था कारी साहब का, तो वो हमें भेजते होते थे कैंची दे के कि इतने साइज का काट के लाओ, तो हमें पता होता था कि हम पे ही बरसने वाला है। और जो तरबियत पे जोर वाली बात है वो बात ठीक है, मुर्गा बनना हमने बहुत जबरदस्त सीखा। बिल्कुल हम एक सारे अगर पूरी क्लास बन रही होती थी तो बिल्कुल लाइन में अपनी तशरीफें उठा के बिल्कुल एक लाइन में बन रहे होते थे हम मुर्गे। तो ये चीजें तो हमारे साथ बहुत खैर, गुजरी हैं, लेकिन ये आज नहीं कर तशद्दुद जो सकते है आप। ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और आप इस पे मुझे जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें, मैं ये नहीं मानूंगा कि तशद्दुद करके बच्चों को किसी चीज़ का शौक दिलाया जा सकता है। आई डू नॉट एग्री विद इट। देखिए मेरी बात सुने, मैं मानता हूँ आपकी बात कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे बच्चों की माशाल्लाह एक नस्ल है ना, उसको आप बिल्कुल प्यार से समझा भी नहीं सकते। लेकिन इट डजंट मीन कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाकयात भी हुए हैं कि टीचर्स बच्चों को बेदर्दी से मारते हैं, जिससे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली ऐसी वीडियोस आई हैं, और उसके अगेंस्ट ऐसा भी हुआ है कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को मारा है और बच्चे का बाप जो है या तो वो इलाके का छटा हुआ बदमाश है या कोई जिम्मेदार है, तो वो आया है बच्चे के साथ स्कूल, और उसने ना सिर्फ टीचर को खुद मारा है बल्कि बच्चे से भी चपेड़े मरवाई हैं। और ये भी वीडियोस वायरल कुछ मैंने देखी हैं, तो ये बहुत गलत यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह का रुझान है। तो डेफिनेटली आई वुड से कि शायद ये बेहतर है कि मार नहीं प्यार। हाँ, और टीचर्स के बिहेवियर में एक और चीज़ भी देखी है ना, वो आप कह लें कि चलें बच्चों पर अगर वैसे तशद्दुद नहीं करते तो एक जहनी अजियत का भी तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को ये इनक्रेज किया जाता है कि जी हम तो बच्चों को कहते हैं कि सवाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, आपका जो दिल चाहे वो आप पूछें। और अगर कोई बच्चा एक चीज़ 2 से 3 बार पूछ ले तो उसको इस तरह का एटीट्यूड दिया जाता है, पहली बार सो रहे थे, बाहर देखते रहते हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, पूरी क्लास को समझ आ गया तुम्हें। उसको सिंगल आउट करके इस तरह मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो बच्चा अगली बार सवाल करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो ये मुझे लगता है कि आम तौर पे ये ऐसी हरकत वो टीचर्स करते हैं जिनका अपने एजुकेशन या अपनी तालीम के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको ये लगता नहीं है कि मैं इस बच्चे को किसी चीज़ का कन्विंसिंग आंसर दे सकता हूँ। तो मेरा आपके ख्याल है साथ भी। इमरान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टीचर्स पे मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों की तरबियत की और बच्चों की मोटिवेशन की, और बच्चे आइडियलाइज भी करते हैं अपने टीचर्स को। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली छोटे गांव शहरों में बच्चे जो है ना स्कूल जाना इस वजह से भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मास्टर्स मारते बहुत हैं, डंडे से पाइपों से इस तरह की हरकतों मतलब होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे तो मतनफ़र हो जाते हैं, शुरू दिनों से ही छोटी क्लासों से छोड़ देते हैं। और मुझे याद है जर्मनी में मैं अपने एक दोस्त के साथ ड्राइव कर रहा था और मेरी उससे गपशप हो रही थी, तो उसने मुझे अपनी एजुकेशन की मैट्रिकुलेशन, और फिर एफएससी पाकिस्तान से ही था वो, तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उस बंदे की ज़िंदगी पर उसके मुख्तलिफ एजुकेशन के दौरानिए के दौरान आने वाले टीचर्स का बहुत बड़ा असर पड़ा। और वो आज जहाँ तक पहुँचा, उसने उसका किसी न किसी प्रोफ़ेसर ने किसी न किसी वक़्त हाथ पकड़ा। तो ये वाली चीज़ हमारे टीचर्स को नहीं पता होता। बच्चे उनको देख रहे होते हैं, और आप अगर एक बीइंग अ टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसे ज़्यादती करते हैं कि उसका मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाता है, आप उस पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अक्सर तो टीचर ये कह देते हैं कि तू चला जा घर, तू नहीं पढ़ सकदा, तू जाके माँ-प्यो दे नाल खेती-बाड़ी कर, तू पढ़ ही नहीं सकदा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो बच्चे की सारी ज़िंदगी मसख़ कर देती हैं। आप यकीन करें, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में। तो मेरा ख़्याल है टीचर्स को इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो प्रोग्राम के आखिर में सलमान, कंक्लूसिव रिमार्क्स मेरे ये हैं कि हम लोग पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, सख्त टीचर्स के पढ़े हुए हैं, और फिर भी किसी ना किसी तरह अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उस सिस्टम से नहीं निकला होता, मुझे ऐसे टीचर्स, बेहतर टीचर्स मिले होते जो तशद्दुद ना करते होते, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मच बेटर होता। या ऐसे टीचर्स मिले होते जो सवाल करने को इनकरेज करते, तो मैं आज, मेरा कॉन्फिडेंस जो बहुत अरसे में दोबारा रीगेन हुआ, वो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो इसके साथ आपका कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स हो इस पर?
मेरा ये रिमार्क है इमरान भाई कि हम हमेशा यही समझते रहे हैं कि अगर किसी फैमिली में ज़्यादा बच्चे हैं तो अगर एक दो पढ़ भी जाएं बाकी ना भी पढ़ें तो चलता है। लेकिन ऐसा एटीट्यूड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा आगे एक ना एक नस्ल का वाली वारिस होता है, बच्चा या बच्ची वो आगे पूरी नस्ल चला रहा होता है। तो हर बच्चे पर मेहनत होनी चाहिए और हर बच्चे को इक्वली ये राइट्स मिलने चाहिए। तो ये पब्लिक स्कूल वाला जो सारा हम गपशप कर रहे हैं ना, इसमें कोई ना कोई आगे जाता है, सब आगे नहीं जाते क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि वो हर बच्चे को इक्वली ऊपर लेके जाए। उसमें से जो निकल जाते हैं ना, वो या तो ज़हीन होते हैं या मतलब उन पे टीचर मेहरबानी कर रहे होते हैं या वो ट्यूशनें पढ़ रहे होते हैं, तो हर बच्चे को हक नहीं मिल रहा होता। तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली लेवल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं इस तरह, लेकिन बच्चों पर मेहनत ना सिर्फ टीचर्स करें बल्कि घरों में वालिदैन को भी मेहनत करनी पड़ेगी, हर बच्चे पर इक्वली। चलें, तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है एम टॉक्स के नाम से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे हमारा पेज है इम प्रोडक्शंस के नाम से, उसको भी फॉलो करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। और घंटी वाले बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करें जब जब हमारी कोई नई वीडियो आती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।